हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 46 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे 350 रुपये है। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हमें बताना है sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 9 प्लस sin स्क्वायर 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। अगर sin स्क्वायर के बीच जैसे sin स्क्वायर 1 डिग्री और sin स्क्वायर 89 डिग्री, इस दोनों को अगर हम ऐड कर लेना तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो sin स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह हो और इसके एंगल का सम अगर 90 होता है तो मान 1 हो जाता है। इसके पीछे रीजन यह है कि इस दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर 89, इसको अगर इंटरचेंज करें तो साइन के बदले में हम क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। जब भी इंटरचेंज करते हैं तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, यानी साइन के बदले में कॉस, कॉस के बदले में साइन, टैन के बदले में कॉट, कॉट के बदले में टैन, सेक के बदले में कॉसेक, कॉसेक के बदले में सेक लिखते हैं। तो इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब इसके जगह दूसरा वैल्यू लिखना चाहते हैं तो साइन की जगह क्या लिखेंगे, कॉस। स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 89 है तो इसको 90 में से घटा के हमेशा लिखते हैं जब भी इंटरचेंज करते हैं। तो 90 माइनस 89 क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि साइन स्क्वायर 1 को अगर साइन स्क्वायर 89 के साथ ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इधर से साइन स्क्वायर 5 डिग्री होगा, इधर से साइन स्क्वायर 84 होगा, उसको ऐड करेंगे तो भी वैल्यू 1 होगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या यूज करेंगे कि हम इसमें काउंट करेंगे कि कुल पदों का संख्या कितना है। जितना भी इस पूरे श्रेणी में पदों का संख्या होगा ना, उसका आधा हमारा रिजल्ट होगा, आधा हमारा आंसर होगा। आधा क्यों होगा, क्योंकि 2 पद मिलता है तो वैल्यू 1 आता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि केवल पदों के संख्या को काउंट करेंगे और जितना पद आया उसका आधा करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, पदों की संख्या को काउंट करने का फॉर्मूला क्या है ना, पिछले क्लास में भी इस चीज को हम लोग देखे थे। n से हम लोग दर्शाएंगे पदों की संख्या को, यानी कि नंबर ऑफ टर्म को। तो पदों की संख्या काउंट करने का फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, बट्टा में लिखते हैं हम लोग डिफरेंस प्लस 1। लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग किसी भी श्रेणी के पदों की संख्या को काउंट करते हैं। किसी भी तरीके का श्रेणी हो, अगर हमसे उसमें पदों की संख्या काउंट करना हो तो लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1, इसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। एपी रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पदों की संख्या को काउंट करते हैं। लास्ट पद देखिए कितना है, 89 है ना। लास्ट जो है वह तो 89 है, माइनस फर्स्ट, तो पहला पद क्या है, 1 है। यह हो गया आपका लास्ट माइनस फर्स्ट। अच्छा, बट्टा में क्या लिखना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए कितना का, 1 के बाद 5 है तो 4 का अंतर, 5 के बाद 9 है तो 4 का अंतर। पता लग चुका है डिफरेंस कितना का है, 4 का। और अलग से क्या करना है आपको, प्लस 1 करना है। यही तो फॉर्मूला है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, 89 में से 1 माइनस करिए 88, 88 बट्टा 4 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23। यानी कि यहाँ पे पदों का संख्या आपका आ गया 23। अब जितना भी पदों का संख्या आया, हमने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले इसके पदों के संख्या को काउंट करिए। पदों के संख्या को काउंट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। अब जितना भी पदों का संख्या आया उसका आधा आप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 23 का आधा देखिए कितना होगा, 11.5। तो आपके इस सवाल का जवाब जो है ना वह कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। ठीक है, साइन 1 डिग्री किसके साथ इंटरकनेक्ट करेगा, 89 के साथ। साइन 1 साइन 89 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या करता है ना कि इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक एक्स्ट्रा पद दे देता है, जैसे लिख देता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब बोलिए वैल्यू क्या होगा, तो 89 तक ही आपका इंटरकनेक्ट करेगा 1 से। जब भी 90 डिग्री आए ना तो इसका वैल्यू अलग से आप डाल दीजिएगा इसमें। तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो यहाँ जो भी वैल्यू आया है उसमें 1 की आपका वृद्धि हो जाएगा। तो 11 और 1 12, 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब होता जब अलग से एक्स्ट्रा इसमें साइन स्क्वायर 90 डिग्री जोड़ता, जो कभी कभी जोड़ देता है। ठीक है,
आगे चलिए, अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ना, एक है, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आता कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, मतलब लगातार आता, और अंतिम में आपका रहता साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब आप बताइए कि इस पूरे सीरीज का योग क्या होगा। तो फिर से हम क्या मेथड यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अलग क्वेश्चन लिए हैं। इसका आंसर देखिएगा क्या होगा। हम सबसे पहले पदों की संख्या को काउंट करेंगे, फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस, डिफरेंस कितना का, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से है ना, 1 1 का डिफरेंस है तो बट्टा में 1 और प्लस 1, यही तो फॉर्मूला है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1, इससे पदों का संख्या निकल जाएगा। तो 89 में से 1 माइनस करिए 88, 88 बट्टा 1 88 प्लस 1 89, यानी कुल पदों का संख्या इसमें कितना है 89, जो वैसे भी पता चल रहा है 1 से लेकर के 89 तक है तो 89 पद ही होगा। तो पदों का संख्या 89 आया। अब पदों का संख्या जितना होगा उसका आधा आपका आंसर होगा, तो 89 का आप कर लीजिए आधा, कितना होगा 44.5, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना बनेगा 44.5। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, साइन और कॉस दोनों ही फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे, और जितना भी टर्म आएगा उसका बस हमें आधा करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है और इसका परिमाप 94 है, तो त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा का मान बताइए। सबसे पहले भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है वह भिन्न के रूप में है, और जब भी रेशियो भिन्न के रूप में होता है तो वह बैलेंस नहीं समझा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या होगा कि अगर सबका ऊपर वाला भिन्न के रूप में हो और सबका ऊपर वाला सेम हो, तो बैलेंस करने के लिए ढकढकिया मेथड हम लोग यूज करेंगे। ढकढकिया मेथड क्या है कि पहला को बैलेंस करना है तो पहला को ढकिए, बाकी का गुना, तो 4 पंचे 20, ऊपर वाला तो सबका सेम है तो 4 पंचे 20, पहला जो है वह बैलेंस हो गया, पहला भुजा का मान 20। दूसरा को बैलेंस करना है, दूसरा को ढकिए, बाकी का गुना, तो 5 तिया 15, और तीसरा को बैलेंस करना है तो तीसरा को ढकिए, बाकी का गुना, 3 चौके 12। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या किए, इसको बैलेंस करना है, इसको ढके, बाकी का गुना, 4 पंचे 20, इसको बैलेंस करना है, इसको ढके, बाकी का गुना, इसको बैलेंस करना है, इसको ढके, बाकी का गुना, हो गया बैलेंस। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में 20, 15 और 12 का अनुपात, इसी को बैलेंस करके हम लोग इस फॉर्म में ले लिए। क्लियर। अब आगे, इसका परिमाप 94 है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं में अनुपात क्या है, 20, 15 और 12 का है। अब इसका परिमाप 94 है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। यहाँ देखिए तो परिमाप कितना आता है, 20 और 15 35 और 12 47। यहाँ परिमाप 47 आया, जबकि एक्चुअल परिमाप 94 है। तो 47 को 94 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। बस हमें क्या करना है कि जो अनुपातिक मान है उसको वास्तविक मान के बराबर कर देना है। तो परिमाप दे रखा है 94, यहाँ पे जब हम परिमाप निकाले, जब तीनों भुजाओं को जोड़े तो 47 ही आया। तो 47 को 94 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, उससे गुना करिए, 2 से गुना करेंगे, यह 94 हो जाएगा। देखिए 20 और 15 35 और 12 47, 47 दूरा 94 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि एक भुजा 12 दूना 24, प्रत्येक में 2 से गुना होगा ना, तो एक भुजा 12 दूना 24, अगला क्या होगा 15 दूना 30, और पहला भुजा क्या होगा 20 दूना 40। देख लीजिए परिमाप निकाल के 40 और 30 70 और 20 94 आ जाएगा। पूछा क्या है, त्रिभुज के सबसे छोटे भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे छोटे भुजा की लंबाई यही आपका हो जाएगा कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला यदि ABC एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ABC एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और A² प्लस B² प्लस C² बराबर AB प्लस BC प्लस CA है। ध्यान से देखिएगा क्या है, A² प्लस B² प्लस C² बराबर AB प्लस BC प्लस CA है। अच्छा, जब भी A² प्लस B² प्लस C² बराबर AB प्लस BC प्लस CA दे, इसका मतलब है कि A बराबर B बराबर क्या होगा, C होगा। ठीक है, A बराबर B बराबर C होगा। क्यों होगा देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए, A² प्लस B² प्लस C² बराबर AB प्लस BC प्लस CA अगर दिया गया है तो एक चीज कंफर्म है कि इसमें A बराबर B बराबर क्या होगा, C होगा। रख के देख लेते हैं, ABC की जगह कोई भी वैल्यू, चलिए ABC प्रत्येक का वैल्यू हम 2 लेके चेक करते हैं। लेके चेक करिए LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 4 12, LHS में 12 आया। इधर भी लीजिए AB 2 गुने 2 4, 2 गुने 2 4, 2 गुने 2
2 गुने 2 4, 4 4 8 4 12, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी क्वेश्चन में दे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस CA, तो इससे एक चीज कंफर्म है कि A बराबर B बराबर C तीनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ABC त्रिभुज की भुजा है और तीनों आपस में बराबर है, तो अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है तो वह क्या होगा, वह आपका समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है। उसका बाहर एक बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है। उस बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यह आपका एक सर्किल है वृत्त। अब इसका जो आपका त्रिज्या दे रखा है वह कितना दिया है, 8 दिया है। बोला इसके बाहर एक बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो हम मान लेते हैं कि यह जो बिंदु है ना वह केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह हो गया आपका त्रिभुज का केंद्र। ठीक है, यह तो आपका त्रिभुज का केंद्र हो गया और यह त्रिभुज के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा खींच लेते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, अगर हम इसको O ले लेते हैं, इसको P मान लेते हैं और इसको T मान लेते हैं। ठीक है, चलिए स्पर्श रेखा खींचा गया। अब हम लोगों से क्या पूछा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई यानी PT की लंबाई। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाएंगे, और यही थ्योरम है। केंद्र बिंदु से अगर आप स्पर्श को मिलाइएगा तो यह आपका 90 डिग्री पे मिलता है। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श को मिलाएंगे तो 90 डिग्री पे मिलेगा। अब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपका देख रहे होंगे एक त्रिभुज फॉर्म हो रहा है OPT। और किस तरीके का त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वह आपका समकोण त्रिभुज होता है। तो जैसे ही स्पर्श रेखा खींचे और केंद्र बिंदु से स्पर्श को मिलाए, एक समकोण त्रिभुज बनके तैयार हुआ, जिसमें देख लीजिए यह 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, यानी कि यह आपका क्या है, कर्ण। आगे देखिए, वृत्त का त्रिज्या 8, तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिला दिए तो यही वृत्त का त्रिज्या होगा ना। यह कितना है, 8 है। हम लोगों से क्या पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखिए अगर हम समकोण त्रिभुज मान के चले OPT को, तो यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा कर्ण 90 डिग्री के सामने। हमें क्या बताना है, आधार बताना है। तो कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार निकालना तो कोई मुश्किल काम है नहीं। आप ट्रिपलेट भी लगा सकते हैं, 6 8 10 का होता है, तो 8 10 मौजूद है। तीसरा भुजा क्या होगा, इसमें 6 होगा। या फिर कर्ण मालूम है 10, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका आधार। 100 में से 64 माइनस करिए 36, 36 का वर्गमूल 6 होगा, यानी आधार 6। जो इस त्रिभुज का आधार होगा वही स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, 6 होगा। जैसे ही त्रिभुज फॉर्म हुआ, समकोण त्रिभुज फॉर्म हुआ, इसका 2 भुजा पता चला, तो तीसरा भुजा तो आप पाइथागोरस भी लगा के निकाल सकते हैं, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग याद रखते हैं, 3 4 5 6 8 10 इस तरीके से। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, A स्क्वायर बराबर B प्लस सी, B स्क्वायर बराबर C प्लस A और C स्क्वायर बराबर A प्लस B हो तो इसका मान क्या होगा। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, पहला मेथड जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखिएगा हमें कोई ऐसा वैल्यू सोचना है ABC का जिससे यह बराबर हो जाए। तो क्या हम यहाँ पे A बराबर B बराबर C बराबर सबके बराबर में वैल्यू 2 ले सकते हैं? क्या 2 लेने से सब आपस में बराबर हो जाएगा? चेक करिए जरा। A स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, B प्लस C 2 और 2 4, LHS बराबर RHS हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4, यानी ABC के जगह पे 2 लेने से LHS बराबर RHS हो जा रहा है प्रत्येक जगह। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4 हो रहा है। अब चलिए, तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि ABC प्रत्येक का मान क्या होगा, 2 होगा। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा क्या होगा, A के जगह क्या लेंगे, 2, तो 1/1 प्लस 2, यह पूरा का वैल्यू 3 हो जाएगा। A के जगह 2 लेंगे तो 2 और 1 3, यह भी क्या होगा 3, और यह भी क्या होगा 3 हो जाएगा। C का मान 2, 2 और 1 3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3, और 3/3 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा।
कब? जब हम ए, बी और सी तीनों का वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि 2 लेने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ए बी सी प्रत्येक का मान 2 होगा। तो ए के जगह, बी के जगह, सी के जगह 2 रखिए। जब 2 रखने के बाद सोल्व करिएगा तो मान इसका 1 आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका देख लीजिए, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो देखो, हमें किसका मान पता है? हमें ए स्क्वायर का मान पता है, ए का मान नहीं पता है, ए स्क्वायर का। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें ऊपर नीचे ए से गुना कर लेते हैं। ऊपर भी ए से गुना और नीचे भी ए से गुना, ऐसा तो कर सकते हैं। ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो कर लीजिए। ऊपर नीचे ए से गुना करिए, तो एक में ए से गुना करिएगा तो ए हो जाएगा, बट्टा इसमें अगर ए से गुना करिएगा तो ए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। चेक करिए, ऊपर नीचे ए से गुना किए हैं, है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक में ए से गुना करेंगे ए, और एक प्लस ए में ए से गुना करेंगे तो ए प्लस ए स्क्वायर, प्लस आगे देखिए इसमें ऊपर नीचे बी से गुना करिए, क्योंकि बी का वैल्यू नहीं पता है, बी स्क्वायर का वैल्यू पता है। तो ऊपर नीचे बी से गुना करिएगा तो ऊपर में बी होगा, और नीचे में बी से दोनों में गुना, तो बी प्लस क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आगे चलिए, ऊपर नीचे सी से गुना करिए, तो ऊपर में क्या होगा? सी, और सी से दोनों में गुना करिएगा तो सी प्लस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। मतलब हमें इसी का वैल्यू निकालना है ना, ए बट्टा ए प्लस ए स्क्वायर, बी बट्टा बी प्लस बी स्क्वायर, सी बट्टा सी प्लस सी स्क्वायर। हमने क्या किया? ऊपर नीचे इसमें ए से गुना किया, तो ऊपर नीचे ए से गुना करने पर तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का बदला हुआ फॉर्म यही है, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, वही चीज है, बस इस रूप में आपको दिख रहा है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि ऊपर में तो ए ही रहेगा, बट्टा ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या है? बी प्लस सी। तो ए स्क्वायर के जगह बी प्लस सी, तो ए और इसके जगह बी प्लस सी, यानी नीचे में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जो प्रत्येक के साथ हो जाएगा, बट्टा एक बट्टा बी स्क्वायर का मान देखिए क्या है? सी प्लस ए। तो सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि नीचे में फिर से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर में तो बी है ना, प्लस सी बट्टा सी प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का मान ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ भी क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए प्रत्येक के बट्टा में ए प्लस बी प्लस सी है, तो ऊपर वाला ऐड होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा ए प्लस बी प्लस सी, यही तो होगा अगर भिन्न का जोड़ करिएगा तो। ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में क्या जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। इससे यह आपका कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा क्या है, बोला है a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -3 हो तो इसका मान क्या होगा? देखिए एक अलजेब्रिक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? 0 है। उस केस में ना, उस केस में a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यह तो आपका फॉर्मूला है अलजेब्रिक। a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 है, उस केस में ना a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर 0 होगा। यहाँ से आप निकालिए तो जरा a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? तो a के जगह 1 प्लस b के जगह 2 प्लस c के जगह -3, c के जगह क्या है? -3। तो a प्लस बी प्लस सी का मान देख लीजिए, 0 तो आ गया ना। a 1 और 2 3 में -3 ऐड करेंगे 0। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया आपका? a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आया। इसका मतलब इस पूरे का मान क्या होगा? ऊपर वाले का मान, इस पूरे ऊपर वाला का मान 0 होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, फिर a³ b³ c³ -3abc का मान तो 0 होगा, और 0 बट्टा कुछ भी करेंगे तो 0 होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और आंसर आपका बहुत ही आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है वृत्त a की त्रिज्या b की 2 गुनी और b की त्रिज्या c की 2 गुनी है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए 3 वृत्त है a b c। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो a का त्रिज्या है ना, वह b का 2 गुना है। ठीक है, जो a का त्रिज्या है वह आपका 2 गुना है b के त्रिज्या का, और जो b का त्रिज्या है वह 2 गुना है आपका c के त्रिज्या का। ठीक है, वृत्त a की त्रिज्या b का 2 गुना और b की त्रिज्या c का 3 गुना। अब सबके त्रिज्याओं का अनुपात निकालते हैं। c का त्रिज्या हम मान लेते हैं 1, तो b का क्या होगा? c का 2 गुना तो 2 हो जाएगा, और b का त्रिज्या 2 है तो a का क्या होगा? इसका 2 गुना यानी कि 4 हो जाएगा। तो a b c के त्रिज्याओं का अनुपात निकल गया। अब बोला है उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो त्रिज्या का अनुपात निकल गया है ना, यहाँ पे प्रत्येक वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात निकल गया है, हमें इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है।
तो त्रिज्या का अनुपात अगर पता हो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो केवल आप स्क्वायर करिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। यानी इसके क्षेत्रफल में यही अनुपात। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहला का त्रिज्या 4 है तो क्या लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 16। तो पाई गुना 16, पाई गुना 4, पाई गुना 1, सब में पाई होगा तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाता है। तो इसी वजह से त्रिज्या का जो अनुपात होगा उसका वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात होगा। और मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, उसका वर्गमूल कर लीजिए, वही त्रिज्या का अनुपात। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 होगा। अगर व्यास का अनुपात पूछा जाता तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही व्यास का अनुपात होगा, क्योंकि सब में 2 से गुना करेंगे तो 2 2 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। परिधि 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। यानी जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही परिधि का वही व्यास का अनुपात होगा। सिर्फ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा तो हम उसका क्या करेंगे, त्रिज्या का हम करेंगे वर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज के दर से 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाती है। मूलधन हमें बताना है कि 5 साल में 520 रुपए हो जाती है, यानी कि 5 साल का यह मिश्र धन है। इसमें मूलधन के साथ साथ 5 वर्षों का ब्याज है और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है, यानी कि यह 7 वर्षों का मिश्र धन है। इसमें मूलधन के साथ साथ 7 वर्षों का ब्याज है। तो देखिए, तो 568 हो गया 520 से, तो धन में वृद्धि कितना का हुआ है, 48 का। यही तो हुआ है ना। 48 का वृद्धि धन में कितने साल में हुआ है, 5वां साल तक तो 520 था, 7वां साल 568 हो गया, यानी कि 2 साल में 48 का वृद्धि हुआ है। तो जो वृद्धि हुआ होगा वो तो ब्याज में ही हुआ होगा ना, क्योंकि साधारण ब्याज का केस है। इसका मतलब है कि 2 साल का ब्याज 48 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 24 रुपए। 520 से 568 हो गया, 48 का वृद्धि, 5 साल 7 साल 2 साल में। तो जो भी वृद्धि हुआ होता है आपका ब्याज में ही होता है। तो 2 साल का ब्याज हो गया आपका 48 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना, 24 रुपए। अब 1 साल का ब्याज 24 रुपए है, तो हमें पता करना है मूलधन। तो हमें एक चीज पता है कि 520 रुपए हो जाता है 5 साल में। इसका मतलब 520 रुपए में मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज तो हम लोग निकाले हैं 24 रुपए, तो 5 साल का ब्याज क्या होगा, 24 गुने 5 होगा। ठीक है, तो 520 रुपए में से 5 साल का ब्याज अगर माइनस करते हैं तो मूलधन निकल जाएगा। 24 पंचे 120, 520 में से 120 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 400 रुपये। यही आपका मूलधन हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 7 साल में 568 हुआ है, यानी इसमें मूलधन के साथ साथ 7 वर्षों का ब्याज है, तो इसमें से 7 साल का ब्याज माइनस करिएगा तो यहाँ से भी आपका मूलधन निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकेंड और 25 सेकेंड। देखिए, आदमी को पार करता है 10 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म को पार करता है 25 सेकेंड में। ध्यान रखिएगा, आदमी को पार करता है 10 सेकेंड में, तो रेलगाड़ी आदमी को पार करी, इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करता है 10 सेकेंड में। और प्लेटफॉर्म को पार करता है 25 सेकेंड में, यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग को 25 सेकेंड में पार करता है। तो बोला है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। ध्यान से एक चीज समझिएगा, 10 सेकेंड तो समय लगता है स्वयं को पार करने में और 25 सेकेंड समय लगता है रेलगाड़ी को, 25 सेकेंड का समय लगता है प्लेटफॉर्म को पार करने में। इसका मतलब है कि केवल प्लेटफॉर्म इतनी दूरी तय करने में तो 15 सेकेंड ही लगेगा। 25 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया है, मतलब अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी 25 सेकेंड में। तो केवल प्लेटफॉर्म अपनी लंबाई इतनी दूरी कितने समय में, तो 25 में से 10 सेकेंड माइनस करिए, क्योंकि 10 सेकेंड में रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को पार करती है, मतलब अपनी लंबाई। अब ध्यान से समझिएगा, रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म इतनी दूरी तय करने में 15 सेकेंड का समय लगाती है। तो दूरी बट्टा समय क्या निकला, 4। तो हमसे यह पूछा गया कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। तो सबसे पहले हम यह निकालते हैं कि 200 मीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय, हम मान लेते हैं x, दूरी बट्टा समय चाल, दूरी बट्टा समय चाल, दोनों रेलगाड़ी का चाल है इसलिए आपस में बराबर। सोल्व करिए, 15 दूना 30, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 से काटिए, 20 दहाई 200, x का वैल्यू कितना आया, 10 आया। यानी कि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म इतनी दूरी 10 सेकंड में तय करेगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या समय लगेगा, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, अपनी लंबाई 10 सेकंड में, यानी कि कुल पार करने में समय इसको कितना लग जाएगा, 20 सेकंड लग जाएगा। बहुत ही डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है यहाँ पे, बस इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला है ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में और सी और ए मिलकर 90 दिन में करता है, तो ए अकेला कितना दिन में। देखिए यहाँ पे डाटा जो है ना वो पेयर के फॉर्म में दिया है, बोला है ए और बी किसी काम को ना कर सकता है 72 दिनों में, ठीक है, ए और बी 72 दिनों में। बी और सी इस काम को कर सकता है कितने दिनों में, बी और सी इस काम को कर सकता है 120 दिन में, और सी और ए इसको कर सकता है 90 दिनों में। सी और ए इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, सी और ए इस काम को कर सकता है 90 दिनों में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी एक दिन में कितना, 72 पंचे 360, 120 तिया 360, 9 चौके 36, 360, यानी ए और बी एक दिन में कितना, टोटल वर्क में इससे भाग करिए 360 बट्टा 72 5, 360 बट्टा 120 3, 360 बट्टा 90 4, प्रत्येक के एक दिन का काम निकला। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। इसको कैसे निकालेंगे, तो सबको ऐड करिए, ए और बी एक दिन में 5, बी और सी एक दिन में 3, सी और ए एक दिन में 8, 5 3 8 4 12 यूनिट काम कब करेगा, जब ए और बी और सी और ए सब साथ में आएगा। जब अकेले अकेले आएगा तो 12 बट्टा 2 यानी कि 6 यूनिट। पेयर के रूप में है तब 5 3 8 4 12, देखिए ए और बी, बी प्लस सी प्लस ए, 5 3 8 4 12, ए कितना बार 2 बार, बी कितना बार 2 बार, सी कितना बार 2 बार। जब सब 2 बार आएगा तो एक दिन में 12 यूनिट, तो जब एक बार आएगा तो एक दिन में कितना 6 यूनिट। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में यही 6 यूनिट काम करेगा। पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या निकालेंगे, ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना 6, ए बी सी के एक दिन के काम में से बी और सी के एक दिन के काम को माइनस करेंगे तो ए के एक दिन का काम निकलेगा, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम देख लीजिए कितना है 360 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 360 यूनिट काम में 360 बट्टा 3 यानी 120 दिनों का समय जो है ना वो आपको ए को लग जाएगा पूरे काम को समाप्त करने में, ठीक है। अगर पूछा गया होता कि सी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट और ए और बी 5, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, यानी सी एक दिन में 1 यूनिट। ए और बी के काम को माइनस करेंगे ए बी सी में से, तो सी के एक दिन का काम निकलेगा। ए बी सी के काम में से बी और सी के काम को माइनस करेंगे तो ए के एक दिन का काम निकलेगा, और ए बी सी के काम में से सी और ए के एक दिन के काम को माइनस करेंगे तो बी के एक दिन का काम निकलेगा। और जिस वर्कर से पूरा काम लेना होगा उसके एक दिन का काम निकालेंगे, टोटल वर्क में उसके एक दिन के काम से भाग करेंगे, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह आपका निकलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।